दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसको फिर से अपलोड करेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें, आप वहां पर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एपिसोड 16 प्लेबॉय। रात का वक्त। हॉस्पिटल के कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। नंदिता गुस्से से रेहान को देख रही थी और रेहान भी नंदिता को गुस्से में घूर रहा था। अगले ही पल वो एकदम से नंदिता को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने बाहों में झुलाते हुए कहता है, चलो हमें थोड़ा वक्त साथ बिताना चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ प्यार करना है। ये सुनकर नंदिता गुस्से से कहती है, नहीं, मुझे अभी छोड़ो, मुझे बच्चों के पास जाना है। उसकी बातों को अनसुना करते हुए रेहान उसके होठों पर एक हल्का सा चुंबन ले लेता है और कहता है, मुझे तुम्हारा मूड ठीक करना है। मुझे पता है कि हमारे बच्चे की वजह से तुम बहुत टेंशन में हो चुकी हो, पर टेंशन छोड़ो, हमारे बच्चे और तुम दोनों सुरक्षित हो। ये कहकर वो उसे कसकर गले लगा लेता है और नंदिता उसकी गर्माहट महसूस करते हुए उसके शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। वो उसे देखती है और मन में सोचती है, ये तो पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। ये जिंदगी इतनी बदल क्यों गई है? क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुकी हूँ, जहाँ पर सब कुछ अजीब और अनजाना है? ये सब सोचते हुए वो अपने पेट पर हाथ रखती है और कहती है, क्या मेरा बच्चा सच में ठीक है? उसे कुछ नहीं हुआ है? ये सुनकर रेहान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ जान, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। अब तुम चलो मेरे साथ। नंदिता हैरानी से पूछती है, पर जाना कहाँ है? वो सोचती है कि शायद कुछ और जानने के लिए शांत रहना चाहिए। उसने तय किया कि इस वक्त चुप रहकर सब कुछ देखना और समझना ही सही होगा, इसलिए वो चुपचाप उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। रेहान ने नंदिता को बड़ी सावधानी से अपनी बाहों में उठा रखा था, क्योंकि वो अभी भी कमजोर थी और उसे अधिक तनाव नहीं देना चाहता था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से महल के बाहर आकर रुकती है। महल को देखकर नंदिता गुस्से से कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? रेहान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ये तुम्हारे पति का घर है, यानी कि मेरा खुद का घर। अब से तुम अपने पति के साथ अपने पति के घर पर रहोगी। ये सुनकर नंदिता घर का दरवाजा खोलकर गुस्से में अंदर चली जाती है। वो कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। उसे ऐसे गुस्से में देखकर रेहान उसे पीछे से अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, जाना तो तुम्हें पड़ेगा अपने पति के साथ। ये कहते हुए वो उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले आता है। घर का इंटीरियर बहुत ही यूनिक था। वहां ज्यादातर चीजें जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से सजी हुई थी। हर कोने में गिटार, वायलिन डिजाइन किया गया था। असल में रेहान को म्यूजिक का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपने घर को भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से डिजाइन किया था। कुछ देर बाद वो नंदिता को लेकर अपने कमरे में आता है। नंदिता कमरे में आकर देखती है कि उसके चारों बच्चे सो रहे थे, पर चारों के कपड़े नहीं थे, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले गंदगी कर दी थी। बेबी सीटर ने उनके डायपर बदलकर उन्हें फिर से सुला दिया था। नंदिता अपने बच्चों को देखकर जल्दी से उनके पास जाने लगती है। उसे देखकर रेहान कहता है, अरे, अपने पांचवें बच्चे का भी तो ख्याल कर लो। उसका क्या होगा अगर ऐसे ही चली गई तो? धीरे से चलो, अपने पांचवें बच्चे का भी ख्याल रखो। ये सुनकर नंदिता अपने पेट को देखती है और याद करती है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है। अगर वो अचानक तेजी से चली तो उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है, इसलिए वो संभलते हुए धीरे धीरे अपने पेट पर हाथ रखकर चलने लगती है। बच्चों के पास पहुंचकर वो उन्हें गले से लगा लेती है। उसकी गोद में सबसे छोटा बच्चा उठ जाता है और अपने नन्हे हाथ उसके सीने पर रखता है। अपनी टिमटिमाती आंखों से वह नंदिता को देखता है। नंदिता उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लेती है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है, ताकि वह अपने बच्चे को दूध पिला सके। ये देखकर रेहान को जलन होने लगती है। जलन के कारण वो कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? वो अब बड़ा हो चुका है। ये सुनकर नंदिता गुस्से से उसे देखती है और कहती है, तुम चुप रहो। फिर वो अपने छोटे बच्चे को गुस्से से रेहान की ओर देखकर और अधिक प्यार से दूध पिलाने लगती है। बच्चा भी मानो रेहान को जताना चाहता हो कि नंदिता सिर्फ उसकी है। बच्चे की इस हरकत पर रेहान को जलन और गुस्सा दोनों महसूस होते हैं, पर वह क्या कर सकता है? ये पांचों बच्चे उसी के तो हैं। वो अपने बच्चों को खुद से कैसे दूर करे? और बच्चों का बिहेवियर भी उसी जैसा था, छोटे छोटे प्यारे पर थोड़े से शरारती। रेहान ने कभी सोचा भी नहीं था कि नंदिता के साथ उसकी जिंदगी में इतने सारे बच्चे होंगे। उसकी जिंदगी कितनी अनोखी थी और बच्चे भी उसे अनोखे ही मिले। ये सब सोचते हुए वह नंदिता को देखता है, जो बच्चों को अपनी गोद में लेकर लेटी हुई थी। उसके खूबसूरत बदन और चेहरे को देखकर रेहान का दिल धड़कने लगता है और उसके अंदर की डिजायर बढ़ने लगती है।
असल में रेहान को एक अजीब बीमारी थी। जब भी वो किसी खूबसूरत औरत को देखता था, उसकी डिजायर जाग उठती थी। अगर वो फिजिकल नहीं होता तो उसे तकलीफ होती थी। इसी वजह से लोग उसे प्लेबॉय कहते थे। तो अब आगे क्या होगा? क्या नंदिता और रेहान के बीच सब ठीक हो पाएगा? क्या होगा जब नंदिता को रेहान की इस बीमारी के बारे में पता चलेगा? क्या वो रेहान की इस बीमारी से छुटकारा पाने में उसकी मदद करेगी? और क्यों रेहान को अपने ही बच्चों से जलन होती है? क्या नंदिता के करीब आने से रेहान की यह बीमारी ठीक हो जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 17 लव यू स्पाइसी वाइफी। रात का वक्त बच्चे सो रहे थे और नंदिता बच्चों को प्यार से देख रही थी। बच्चे सोते हुए काफी प्यारी लग रहे हैं। इधर रेहान वॉशरूम से निकलता है, अपने कमर में टॉवल लपेटकर। वह भी काफी हैंडसम लग रहा है और अभी अभी नहाने की वजह से उसमें से काफी अच्छी खुशबू भी आ रहा है। बच्चों को अच्छे से सुलाकर अपने पेट पर हाथ रखकर उठकर बैठ जाती है। वो प्रेग्नेंट थी और उसे भूख लगा है, खाना खाना चाहिए। खाना खाना उसके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वो सोचती है कि अब खाना खा लिया जाए। ये सोचकर वो खाना खाने के लिए चली जाती है, पर बाहर आकर उसे महसूस होता है वो काफी अजीब सा जगह पर आ चुकी है, क्योंकि यह बहुत ही लंबा गलियारा है और आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस कमरे थे बहुत सारे। रेहान पीछे से उसके कमर को पकड़ लेता है और उसकी कान में अपनी ठंडी आवाज में कहता है, क्या हुआ जान, क्या सोच रही हो तुम? ये सुनकर नंदिता उसके आंखों में देखती है, उसे काफी अजीब लगता है और फिर वो उसे थोड़ा दूर हटकर कहती है, रेहान ये कहां पर लेकर आए हो तुम? अगले ही पल रेहान नंदिता का कलाई पकड़ के दीवार से उसे हटा देता है और फिर उसके गाल को कसकर पकड़ के थोड़े गुस्से में कहता है, तुम नहीं आप कहकर बुलाओ मुझे, आप पति हो तुम्हारा और उम्र में भी बड़ा हूं, तो मुझे आप बोलो, अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूं, मुझे भी चाहिए। नंदिता को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे गले लगा लेता है। इधर उसकी ऐसी बातें सुनकर नंदिता को काफी गुस्सा आ जाता है और नंदिता गुस्से से उसके गाल पर एक मुक्का मार देती है और कहती है, ना जाने क्या उठपटांग बातें करते रहते हो। नंदिता की बातें सुनकर वह नंदिता के होठों पर अपनी उंगली रख देता है और कहता है, जान तुम कहना क्या चाहती हो? चलो छोड़ो जो भी कहना चाहती हो, पहले मेरी बात सुनो, थोड़ा प्यार कर लिया जाए, वैसे भी नई नई शादी हुआ है हमारा और अब तुम मेरी हो चुकी हो, प्यार करना तो बनता है ना। ये सुनकर नंदिता उसके पेट पर एक मुक्का मारकर उसे दूर हटा देती और कहते हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, ये तो मुझे पता है जान, तुम प्रेग्नेंट हो, पर प्यार करने में क्या बुराई है, अधूरा छूट गया था। नंदिता गुस्से से कहती है, पहले मुझे भूख लगा है, मुझे खाना चाहिए। ये सुनकर रेहान उसे अपने बाहों में उठा लेता है और कहता है, चलो तुम्हारे लिए तुम्हारे पति का हाथ का स्पेशल पास्ता तुम्हारा पति तुम्हें बनाकर खिला है। उसकी ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर नंदिता बस आंखों को बड़ा बड़ा करके उसे देखने लगती है। इधर वो नंदिता को कमरे में लाकर किचन में ले जाता है और किचन प्लेटफॉर्म पर बिठाकर जल्दी से फ्रिज से सब्जी निकलकर काटने लगता है और पास्ता को निकालकर उबालने के लिए छोड़ देता है। वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से खाना बना रहा है और नंदिता को जहां तक याद है, इस लड़के को खाना बनाना तो दूर की बातें, पानी भी नहीं उबालना आता है और यह कैसे खाना बनाएगा, ये सोचकर वो देख रही थी ध्यान से रेहान को। कुछ देर बाद वो सारा सब्जी काट लेता है और फिर बहुत ही प्रोफेशनल वे में खाना बनाता है। वो इतना प्रोफेशनल लग रहा था कि नंदिता को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, यह आलसी रॉकस्टार खाना बना रहा है कि बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। ये सोचकर वो बस उसे देख रही थी, तभी नंदिता का फोन बज उठता है और नंदिता जल्दी से अपने फोन को हाथ में लेकर देखती है किसने कॉल किया था। यह उसका असिस्टेंट है, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए असिस्टेंट ने कॉल किया होगा। ये सोचकर वो फोन को उठा लेती है और उसे फोन को उठना देखकर रेहान गुस्से से कहता है, जान तुम मेरे साथ होकर क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम मेरे साथ होकर भी कहीं और पर हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत कर रही हो। नंदिता उसकी बातों को इग्नोर करके बाहर चली जाती है और फिर बात करने लगती है। कुछ देर तक सीरियस होकर बात करने के बाद वो कहती है, ठीक है मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। उसने इतना कहा ही था कि रेहान उसके हाथ से फोन छीन लेता है और कहता है, अभी तुम खाना खाओगी और उसके बाद कहीं पर जाओगी? प्रेगनेंसी में बिना खाना खा मैं तुम्हें जान नहीं दूंगा, ना जाने कब से तुमने खाना नहीं खाया है। ये बोलकर वह जबरदस्ती नंदिता को अपनी गोद में उठाकर किचन में लेकर जाता है और डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खाना लेकर आता है। सच में खाने की खुशबू काफी ज्यादा अच्छा है। नंदिता तो खुशबू में ही खो गई थी और खुशबू से ही उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इधर रेहान खाना लाकर उसे धीरे धीरे खिलाने लगता है। रेहान खुद ही उसे पूरा खाना खिला है और फिर उसे जूस पिलाकर दवाई देता है। वह दवाई खा लेती है और फिर अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, वाकई में तुम्हें काफी अच्छा खाना बनाना आता है। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब पता चला मुझे तो बहुत कुछ खाना बनाना आता है, तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं क्या क्या बना सकता हूँ, मैं तो इंसान को भी पका कर खा जाऊं। उसके बातें सुनकर नंदिता को काफी अजीब लगता है और नंदिता उसे ध्यान से देखते हुए कहती है, जरा फिर से बोलना, तुमने क्या कहा? वो मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं जान कुछ नहीं बोला। ये बोलकर वह मुस्कुराता है। इधर नंदिता को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि इसने कुछ देर पहले इंसान को खाने वाली बात कहा है। क्या ये कोई मॉन्स्टर है जो इंसान को खाता है? नंदिता के दिमाग में पहला ख्याल यही आया, पर फिर वह अपने ख्यालों को झटका कहती है, नहीं ये कैसी बातें सोच रही हूँ, मुझे मेरे बदले पर फोकस करना चाहिए। इधर रेहान बस नंदिता को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अभी
भी टावल पहन के रखा था, अपने कमर में उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। नंदिता उसे ऐसी हालत में देखकर कहती है, ये क्या हो रहा है, पागल आदमी कहे कि अपने कपड़े बदल लो। ये सुनकर वह हंसते हुए कहता है, मेरा बस चले तो मैं इसे भी उतार दूं, तुम्हारे सामने कहीं उतार कर दिखा दो तुम्हें। ये सुनकर नंदिता के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। उसे महसूस होता है वह अपने मकसद से भटक रही थी। इस आदमी की वजह से यह आदमी उसके मकसद के बीच में आ रहा है। इस आदमी के होते हुए वह कैसे अपना बदला लेगी। ये सोचते हुए वो गुस्से से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर हटा देती है और बच्चों के पास चली जाती है और लेट जाती है, क्योंकि वह इस आदमी के सामने से नहीं निकल सकती है। जब यह आदमी सो जाएगा तभी वो यहां से निकल पाएगी। यह सोचकर वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, जिसे देखकर रेहान उसके करीब आकर उसके सर को चूम लेता है और उसे गले लगाकर उसके गाल को चूमता है और कहता है, लव यू स्पाइसी वाइफी। ये बोलकर वो अपने चारों बच्चों को अपने गोद में उठा लेता है और बाहर चला जाता है। बाहर गार्डन में आकर वो चारों बच्चों को छोड़ देता है और खुद चांद को देखने लगता है। तभी अचानक चांद अपना कलर बदलने लगता है और पूरा रेड मून बन जाता है और अचानक रेहान का रूप बदलने लगता है और वह एक ब्लैक पैंथर में बदल जाता है और साथ ही साथ उसके चारों बच्चे भी बेबी ब्लैक पैंथर में बदल जाते हैं और वो 5 के पास हो एक साथ झुंड में भागने लगते हैं वहां से। अगर कोई उन्हें देख तो डर जाए। वो चारों बच्चे भी काफी खतरनाक लग रहे थे, तो काफी छोटे छोटे पर खतरनाक भी बहुत ज्यादा थे। उनके नुकीले दांत चमक रहे हैं। दूसरी तरफ नंदिता अपने पेट में दर्द महसूस कर रही थी, पर वह अपनी आंखों को खोल नहीं पा रही है। वह अपने पेट के नीचे तकिया रख देती है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि उसका पेट फट ही जाएगा, इतना उसे दर्द हो रहा है। वह दर्द से अपने पेट पर हाथ रखकर मन में कहती है, शांत हो जाओ। अच्छा क्या हुआ तुम्हें? पिछले जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इस बार क्यों ऐसा हो रहा है? इस बार इतना कुछ अलग कैसे हो सकता है? मुझे इतना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है तुम अपने नाखूनों से मेरे पेट को फाड़कर बाहर आना चाहते हो। यह अपने मन ही मनु वो सब सोच रही थी, क्योंकि आंखें वो खोल नहीं पा रही है। इधर पर्दे जो कि है चुके थे थोड़े हवा की वजह से, इस वजह से लाल चंद की रोशनी उनके ऊपर आकर गिर रहा है, खासकर नंदिता के पेट पर। तभी पर्दा फिर से बंद हो जाता है और रोशनी आना भी बंद हो जाता है और अब नंदिता को थोड़ा राहत मिलता है और वो फिर से सोने लगती है। पर कुछ ही देर में फिर से तेज हवा का झोंका आता है और पर्दों को उड़कर चला जाता है और चांद की रोशनी एक और बार कमरे में आने लगता है। इससे नंदिता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ये दर्द वह बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह मरने वाली है, वह मौत के नजदीक आ चुकी है। और ऐसे ही कब 2 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ फिर से गार्डन में काफी सारे छोटे छोटे काले चीते घूम रहे थे और तभी काले बादल आसमान में गिरने लगते हैं और सारे के सारे काले चीते इंसानी रूप में आ जाते हैं, जिसे देखकर रेहान उनके पास आ जाता है और उन्हें गले लगा लेता है और कहता है, आज का रात काफी ज्यादा मुश्किल रहा तुम लोगों के लिए, पर धीरे धीरे तुम लोगों को आदत पड़ जाएगा, क्योंकि यही तुम्हारी सच्चाई है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। वह अपने चारों बच्चों को फिर से गोद में उठाकर लेकर घर पर आ जाता है। घर पर आकर नंदिता की हालत देखकर वह घबरा जाता है, क्योंकि वह भूल गया था नंदिता प्रेग्नेंट है और आज रेड मून नाइट है और आज के दिन वो लोग इंसानी रूप में रह नहीं सकते जब तक लालचंद दिख रहा है। उन पर खुद का काबू नहीं रहता और शायद नंदिता के पेट में उसका बच्चे भी बदल रहा था, इस वजह से दर्द हो रहा है नंदिता को। वो नंदिता के पास जाकर बच्चों को सुला देता है और नंदिता को कसकर गले लगाकर उसके पेट पर अपना हाथ फेरने लगता है और उसके गम हाथों की छुअन महसूस करके नंदिता शांत होने लगती है। शायद पेट के अंदर बच्चा भी शांत हो रहा था। थोड़ी देर बाद नंदिता का दर्द गायब हो जाता है और वह आंखें खोल देती है और गहरी गहरी सांस लेते हुए उठकर बैठ जाती है। वो पूरी तरीके से पसीने में भीगी हुई थी और उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, उसने बस एक ब्लैंकेट लपेट के रखा था अपने बदन पर और ऐसी भी ऑन था, फिर भी वो पूरी तरीके से पसीने में भी चुकी थी। उसकी ऐसी हालत देखकर रेहान उसके गाल को थपथप आता है और कहता है, शांत हो जाओ जान, मैं आ गया हूं ना, तुम इतनी ज्यादा डरपोक हो मुझे पता नहीं था। ये सुनकर नंदिता घबराते हुए उसे देखते और कहती है, मेरा बच्चा, ऐसा लग रहा था कि वो मेरा बच्चा है ही नहीं कोई और है। ऐसा लग रहा था कि वो नोच रहा है नाखूनों से मेरे पेट को और मेरे पेट को फाड़कर ही बाहर आ जाता, ऐसा लग रहा था मुझे। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, जान जान क्यों घबरा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, देखो बच्चा ठीक है, तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, सब ठीक है, वो बस तुम्हारा बुरा सपना है। मुझे सुनकर वो घबराते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, बुरा सपना नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया है, मुझे बहुत घबराहट हो रहा है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या होगा जब नंदिता को रेहान की सच्चाई पता चलेगी? और क्या सच में नंदिता दूसरी ही दुनिया में आ चुकी है? क्या राज है इस दुनिया का? क्या चीज अलग है जो उसे दुनिया को इस दुनिया से अलग बनाता है? क्या होगा जब नंदिता को सब सच्चाई पता चलेगी? और क्यों रेहान नंदिता कितने करीब आ रहा है, जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 18 मेरे दिल में आ जाना और बेस्ट बेबी रात का वक्त।
नंदिता अपने पेट पर हाथ रखकर डरी हुई बैठी थी और चारों बच्चे उसके पास बैठे हुए थे। तभी रेहान नंदिता को पानी देते हुए कहता है, पानी पी लो तुम। ये सुनकर वो पानी का गिलास डरते हुए पकड़ी है और फिर पानी पीने लगती है। पानी पीकर उसे काफी राहत मिलता है। ऐसा लगता है कि पानी सीधा उसके हलक से उतरकर उसके पेट में जा रहा है और उसके पेट को ठंडक पहुंचा रहा है। पूरा पानी पीने के बाद वो गिलास को साइड में रख देती है और अपने कपड़ों को थोड़ा ऊपर करके अपने पेट को देखने लगती है और फिर धीरे धीरे पेट को सहलाने लगती है, जिसे देखकर रेहान उसके गाल को छूते हुए कहता है, तुम्हें भी शांत होने की बहुत जरूरत है, चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं तो मैं अच्छा लगेगा। ये सुनकर वह परेशान होकर कहती है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर नंदिता उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और कहती है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। वो हंसते हुए कहता है, डरने से क्या होगा, डरने से तुम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हो ना, तो ज्यादा सोचने से। बच्चों को पहले सुला दो, उसके बाद हम बाहर घूमने जाएंगे। ये सुनकर नंदिता परेशान होकर कहती है, पर इतनी रात को। नंदिता की बात सुनकर वो मुस्कुराकर कहता है, इतनी रात को, क्योंकि रात में जो मजा है वो मजा दिन में कहाँ। उसकी बातें सुनकर नंदिता को अजीब लगता है, फिर वो कुछ नहीं कहती। वो बच्चों को करीब खींच लेती है और कहती है, तुम लोग कब उठे। ये सुनकर चारों बच्चे एक दूसरे को देखने लगता है और फिर 3 नंबर वाला अपने हाथों को मलते हुए कहता है, वो हम ऐसे ही उठ गए। वो झूठ बोल देता है। उसकी झूठ सुनकर नंदिता गुस्से में कहती है, मम्मी को अच्छे से पता है झूठ बोल रहे हो आप। उसकी बातें सुनकर रेहान गुस्से में कहता है, मम्मी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बताओ मम्मी को, पापा के साथ तुम लोग बाहर गए थे और अभी अभी आए हुए। सुनकर नंदिता हैरानी से कहती है, तुम मेरे बच्चों को लेकर कहाँ चले गए थे। ये सुनकर रेहान मुस्कुराकर कहता है, यह मेरे भी बच्चे हैं और मैं मेरे बच्चे को लेकर बस बाहर टहलने गया था। ये सुनकर नंदिता गुस्से से कहती है, पर इतनी रात को इतने छोटे छोटे बच्चों को ले गए थे, बच्चों को जुकाम हो जाएगा। ये सुनकर रेहान अपने मन में कहता है, बच्चों को जुकाम बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, वो इंसान तो नहीं है। ये सोचते हुए वो नंदिता को एकदम से अपनी गोद में बिठा लेता है और बच्चों को देखते हुए कहता है, तुम चारों लेट जाओ और सो जाओ। ये सुनकर चारों बच्चे जल्दी से ब्लैंकेट के नीचे चले जाते हैं और अपनी आंखों को बंद करके सो जाते हैं और तुरंत उन्हें नींद आ जाता है और वह गहरी नींद में सो जाते हैं। उन्हें इतनी आसानी से सोता देखकर नंदिता हैरान हो गई थी। नंदिता उनके पास जाकर उनके ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर उन्हें उठाती है तो वह सो रहे थे गहरी नींद में। नंदिता को लगता है थकान की वजह से सो गए होंगे इतनी जल्दी, पर उसके बच्चे कितने शैतान हैं, वह इतनी जल्दी नहीं सोते हैं कि उसे अच्छे से पता है। वो ये सब सोच ही रही थी कि रेहान उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और नंदिता गुस्से से कहती है, ये क्या कर रहे हो, मेरे पास अपने खुद के पर है, मैं चल सकती हूँ। रेहान बोला, आज मेरे पैरों का इस्तेमाल कर लो ना, क्या जाता है तुम्हारे पर मेरे पर, हम दोनों दो जिसमें एक जान है ना, तो कभी मेरे पैरों का इस्तेमाल कर लिया करो, कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी मुझे तो बहुत ही खुशी महसूस होगा जब तुम मेरे पैरों का इस्तेमाल करोगे। ये बोलकर वह हंसते हुए नंदिता को लेकर बाहर गार्डन में आ जाता है। बाहर गार्डन में काफी सारे बड़े बड़े फूलों के पेड़ थे और वहां से कुछ ही दूरी पर जंगल है जिसमें काफी बड़े बड़े पेड़ थे और ऊपर से चांद अब नॉर्मल हो चुका था और चांद की रोशनी हर जगह बिखरा हुआ है और हल्का हल्का धुंध हर जगह छाया हुआ है। नंदिता को काफी अजीब लग रहा था, पर वो कुछ नहीं रहती, वो चुपचाप खड़ी रहती है। इधर तभी उसके कान में वायलिन की आवाज आता है, कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तू मेरे दिल में आ जाना। X2 मगर आना इस तरह तुम के यहाँ से फिर ना जाना, कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तू मेरे दिल में आ जाना। तू नहीं है मगर फिर भी तू साथ है, बात हो कोई भी तेरी ही बात है, तू ही मेरे अंदर है, तू ही मेरे बाहर है। जब से तुझको जाना है मैंने अपना माना है, मगर आना इस तरह तुम के यहाँ से फिर ना जान, कभी चांद खिले तू मेरे दिल में आ जाना। X2 रात दिन की मेरी दिलकशी तुमसे है, जिंदगी की कसम जिंदगी तुमसे है, तुम ही मेरी आंखें हो सूनी तन्हा राहों में, चाहे जितनी दूरी हो तुम हो मेरी बाहों में, मगर आना इस तरह तुम के यहाँ से फिर ना जाना, कभी शाम ढले कभी चांद खिले, कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तू मेरे दिल में आ जाना। ये गाना जो नंदिता का सबसे पसंदीदा गाना है और एक टाइम पर अगर वह दिन के किसी पहाड़ ये गाना ना सुन ले उसका दिल अजीब सा महसूस करने लगता था। ये गाना उसके दिल के करीब है, इतना ज्यादा कि वो कभी भी इस गाने को नहीं भूल सकती है। उसे अभी भी याद है वो दिन जब वो सिर्फ 16 साल की थी और उसने पहली बार इस गाने को ध्यान से सुना था किसी के हसीन आवाज में, और आज 7 साल बाद वो फिर से वही गाना सुन रही है, वह भी वैसे ही आवाज में, पर इस बार इस आवाज में अलग सही प्यार झलक रहा है, जो प्यार उसे चाहिए था। पीछे मुड़कर देखती है तो रेहान एक पेड़ से टक्कर खड़ा था अपने पैरों को क्रॉस करके और उसके हाथ में वायलेंस है और वह मदहोश होकर गाना गा रहा है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा शांत है, जैसे कि वह इस गाने को गा ही नहीं रहा है, महसूस कर रहा है अपने रोम रोम में। नंदिता जैसे खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। रेहान के करीब जाने से वो धीमे कदमों से रेहान के पास जाती है। इधर वो लोग ऐसी जगह पर थे जहां पर ऐसा लग रहा है कि नीचे जमीन पर बादल उतर आए हैं, हर जगह धुंध फैला हुआ है और अजीब सा मदहोशी छाया हुआ है, ऊपर से ये खुशबू जो किसी को भी मदहोश कर दे, फूलों की खुशबू। नंदिता रेहान के सामने खड़ी थी और रेहान गाना गा रहा
था जब वो गाना गाकर रुकता है, अपनी आंखों को खोलकर मुस्कुराते हुए नंदिता को देखा है और उसके करीब आकर अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है और नंदिता धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर करके उसके बड़े से हाथ में अपने छोटे से हाथ को रखती है और रेहान उसे बेहद प्यार से अपनी करीब खींच लेता है और फिर उसे एकदम से घूमकर उसके पीठ को अपने सीने से लगाकर उसके गर्दन के पास अपने चेहरे को रखता है और अपनी गर्म सांसों को उसके गर्दन पर छोड़ते हुए अपने अट्रैक्टिव आवाज में कहता है, तुम्हें पता है ये गाना मेरे दिल के करीब है। जब भी मैं अकेला महसूस करता हूं तभी मैं ये गाना गाता हूं और आज तुम्हारे लिए मैंने गाया है। ये सुनकर नंदिता अपने सर को नीचे झुका लेती है, उसकी पलकें नीचे झुका हुआ है और उसके दोनों हाथ रेहान के हाथ के ऊपर रखा हुआ है और रेहान का हाथ उसके पेट पर है और उसकी नजरें अपने होने वाले बच्चे पर। वह धीरे से उसके गर्दन को चूम लेता है और कहता है, याद है तुम्हें ये गाना। उसकी बातें सुनकर नंदिता हैरान हो जाती है और धीमी आवाज में रहती है, ये गाना कितना फेमस है, सबको इस गाने के बारे में पता है, कोई ऐसा ही होगा जिसने ये गाना सुना नहीं है। नंदिता की बातें सुनकर रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, चलो पुराने दिनों को याद किया जाए। क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि यह सुनकर नंदिता रहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो हंसते हुए कहता है, कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तू मेरे दिल में आ जाना X2। उसकी यह लाइन सुनकर नंदिता परेशान होकर कहती है, तुम बताना क्या चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो हंसते हुए कहता है, अब कोई ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो रेहान की दिल की बात समझ पाए या रेहान को समझ पाए। रेहान तो हमेशा से अकेला रहा है, ना उसे समझने वाला है, ना उसकी कदर करने वाला कोई है, ना उससे प्यार करने वाला कोई है। उसकी ऐसी बातें सुनकर नंदिता को काफी अजीब लग रहा है, इसलिए नंदिता अपने हाथों को मलते हुए कहती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है और मुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो, कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, प्यार करने वाला नहीं है, और मैं भला तुमसे क्यों प्यार करूं। मेरे पास अपने बच्चे हैं, अब मुझे ना तो किसी से प्यार चाहिए ना तो किसी से प्यार करना है। धोखा मिला है प्यार करके मुझे। ये बोलते हुए वह गुस्से से रेहान को धक्का देकर जाने लगती है तो रेहान उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, किसने दिया है तुम्हें धोखा। ये सुनकर नंदिता कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। उसे याद है वह दिन जब वह किसी का इंतजार कर रही थी, एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर, पर ना तो वह आया ना तो उसे उसका प्यार मिल पाया, बस मिला तो धोखा। पर यह सब उसकी पिछली जिंदगी की बात है और इस जिंदगी में उसके साथ क्या चल रहा है उसे समझ ही नहीं आ रहा है। क्या पिछली जिंदगी के साथ इस जिंदगी का भी उसका कोई कनेक्शन है, शायद है या नहीं, ये समझना बहुत मुश्किल है। ये सोचकर वह एक गहरी सांस लेती है और उसके बाद रेहान को देखते हैं और शांत होकर कहती है, चलो हमें घर चलना चाहिए, ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए यहाँ पर। यह सुनकर रेहान उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, कल मेरा कॉन्सर्ट है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या गाना गाऊं। वहां पर उसकी बातें सुनकर अचानक नंदिता के मुंह से निकलता है, कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तू मेरे दिल में आ जाना X2। वह खुद भी हैरान थी और अपने मुंह पर हाथ रख देती है और रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, ये गाना मेरी तरह तुम्हारे भी दिल के करीब लग रहा है। ये सुनकर नंदिता नजरों को चुराते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सब सुनते हैं तो मैं भी सुन लेती हूँ, बाकी मुझे ये सब गाने बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे कुछ नहीं पसंद नहीं है। ये बोलकर वह रेहान को धक्का देकर वहां से भागने लगती है और रेहान बस मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा मुस्कान है। वह नंदिता को जाते हुए देखकर मुस्कुराकर फिर से अपने हाथ में पड़े वायलिन को बजाते हुए गाने लगता है, कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तू मेरे दिल में आ जाना X2। मगर आना इस तरह तुम के यहाँ से फिर ना जाना। और गाना गाते हुए अचानक वह जैसे गायब होने लगता है, वहां पर जैसे कोई था ही नहीं। दूसरी तरफ नंदिता भागते हुए कमरे में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और फिर बच्चों को देखते हैं जो एक दूसरे से लिपटकर सो रहे थे। वह जाकर ब्लैंकेट को हटा दिया और देखी है उसका छोटा वाला बेटा जो उसके तीसरे नंबर वाले भाई के ऊपर था और उसका 4 नंबर वाला भाई उसके ऊपर। वह सब एक दूसरे के ऊपर ऐसे सो रहे थे जैसे सैंडविच हो। उसे अपने बच्चों को देखकर हंसी आ जाता है और वह हंसते हुए कहती है, ये चारों भी ना परेशान करके रखते हैं। ये बोलकर वह एक एक करके उन चारों को अलग करती है और अच्छे से उन्हें सलकर उनके ऊपर ब्लैंकेट उड़ देती है। ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए बच्चों को ठंड लग जाएगा तो उसने मोटा ब्लैंकेट लिया था ताकि उन्हें ठंड न लग जाए। उसके बाद खुद भी अपने पेट पर हाथ रखती है और पेट को सहलाते हुए कहती है, ना जान तुम्हें क्या हो गया था, क्यों तुम इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे कि अपने मम्मी की ही जान लेने की कोशिश कर रहे थे या नहीं, पता नहीं मुझे कुछ भी, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ और कुछ तो है तुमने जो तुम्हें खतरनाक बन रहा है मेरे लिए। मुझे तुमसे खतरा महसूस हो रहा है। अभी तो तुम दुनिया में आए नहीं हो और पिछले जिंदगी में तुम आए थे पर तुम ऐसे नहीं थे, तुम नॉर्मल थे, पर इस बार तुम एग्रेसिव बन चुके हो। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे समझना है, पता लगाना है कि हो क्या रहा है। ये सब सोचते हुए वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी एक तकिया कोई उसके सर से लगता है और वहां की खोलकर देखती है तो ये रेहान है। वह गुस्से से रेहान को धक्का देती
है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। रेहान उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं मेरी प्यारी नई नवेली दुल्हन को पकड़ के सोने के लिए आया हूँ। ये बोलकर वह नंदिता को गले लगा लेता है और नंदिता अपने जेब से बंदूक निकालकर उसके सर पर रखती है और गुस्से से कहती है मार डालूंगी मैं तुम्हें, मेरे हाथ नहीं कांपते किसी को मारने से पहले, मैं नहीं सोचती किसी को मारने से पहले। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जाओ यहाँ से, तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं हूँ कौन, तुम जैसे को मैंने इतनी बेदर्दी से मारा है कि सोच भी नहीं सकते। उसके बाद सुनकर रेहान हंसते हुए बंदूक को अपने सर से नीचे करके अपने दिल पर रखते हुए कहता है तो फिर तो पहले मेरे दिल पर गोली चल, तुम्हारे हाथ से मौत भी मुझे तुम्हारा प्यार लगता है, ऐसा लगता है कि कितना प्यार करते हो तो मुझे अपने हाथों से मुझे मारने वाले हो, मैं तो खुशी खुशी तुम्हारे हाथों से मर जाऊं, है राय तुम्हारे हाथ से मर जाऊं। ये बोलते हुए वह हंसने लगता है और उसकी ऐसी बातें सुनकर नंदिता को कुछ कुछ होने लगता है। आज रेहान कुछ ज्यादा ही बदला बदला लग रहा है, आज उसका प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। उसकी पिछली जिंदगी में कभी भी रेहान ने उसे प्यार करना दूर की बात है, उससे बात तक नहीं किया था और न जाने वह 2 बार कैसे वह दोनों करीब आ गए थे। पर इतना जरूर उसे पता था कि रेहान का ही चला था, रेहान ने ही जबरदस्ती यह सब किया था, पर इस बार कुछ और ही महसूस हो रहा है उससे। ये सब सोचते हुए वह रेहान को देख रही थी और कब वह रेहान के गोद में बैठी हुई उसकी बाहों में सो जाती है उसे पता ही नहीं चला। इधर रेहान ठीक से उसे तुलाकर उसके बालों के साथ खेलते हुए कहता है मुझे पता है तुम ही हो वह जिसके लिए मैं लौट कर आया हूं और तुम मेरे लिए 5 साल पहले जिसका इंतजार तुम कर रही थी, मैं ही तो था वह जो मुझे तब पता चला जब मैं अपने आखिरी सांसों को ले रहा था। पर इस बार नहीं, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ बदल दिया है, मैंने जो किस्मत में है वह भी बदल दिया है, सब कुछ बदल दिया है। अब बस तुम मेरे लिए बदल जाओ, मुझसे प्यार करने लगो, तुम पहले जैसी मासूम बन जाओ, मेरी प्रिंसेस बन जाओ। ये बोलते हुए वह नंदिता के हाथों को चूम लेता है और नंदिता मुस्कुरा देती है। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर रेहान हैरान था कि यह लड़की मुस्कुरा क्यों रही थी, पर बाद में वह खुद भी मुस्कुरा देता है और उसके बाद नंदिता को पकड़ के सो जाता है। इधर उन दोनों के सोने के बाद नंदिता का पेट अचानक चमकने लगता है और उसमें से कई रोशनी निकलने लगता है। रोशनी भी क्या कभी काली हो सकती है, रोशनी तो रोशनी होता है, अंधेरे में रोशनी से ही तो रोशनी मिलता है। पर यह काफी ज्यादा ही अनोखा है कि कई रोशनी निकल रहा है। काला रंग एक ऐसा रंग है जो किसी के साथ मिलने नहीं, जिसके साथ मिलता है उसे भी काला कर देता है, पर यह काली रोशनी है। तभी नंदिता के पेट से ऐसा दिखाई देने लगता है जैसे 2 आंखें चमक रहा है, 2 काली और पीली आंखें जिनका गहरा रंग कोई देख ले तो अपने सांस रोककर मर जाए वहां पर। कुछ देर बाद अचानक नंदिता को बहुत दर्द होने लगता है और नंदिता दर्द से चिल्लाते हुए उठ जाती है और अपने पेट को पकड़ के रोते हुए कहते फिर से वही दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं मैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी रोने की आवाज सुनकर रेहान भी उठ जाता है और हैरानी से कहता है क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो जानेमन। ये सुनकर वह अपने पेट को पकड़कर कहती है इसलिए बहुत दर्द हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना ज्यादा दर्द मुझे क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा पेट फट जाएगा और वह बाहर आ जाएगा, अभी तो बस 5 महीने हुए हैं और ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुनकर रेहान अपने हाथ में फोन लेते हुए कहता है रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, पता लगा तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है, तुम अभी आंखें बंद कर लो और आराम करो। ये बोलकर रेहान उसे सुला देता है और फिर उसके पेट को धीरे धीरे अपने हाथों से सलते हुए मन में बोलता है शांत हो, जो कुछ नहीं होने वाला है, तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई खतरा नहीं है तुम्हें अपने ही मम्मी से, ये तुम्हारी खुद की मम्मी है, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम खुद एक डर हो, तुमसे सबको डरना चाहिए। तुम्हारा आना इस दुनिया में जो नॉर्मल नहीं है, हमारे साथ तुम्हें भी मौका मिला है। दूसरा, उसे जिंदगी में सबसे पहले तुम इस दुनिया से गए थे और फिर से तुम्हें मौका मिला है एक नए रूप में जो कि नॉर्मल नहीं है। खतरा है फिर भी मैंने तुम्हें नहीं मारा है, मैं जिंदा छोड़ दिया है क्योंकि प्यार की वजह से तुम बदल सकते हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा अपने हाथों से और एक बार के लिए भी नहीं घबराऊंगा। उसकी बातें सुनकर जैसे बच्चा डर गया है वह शांत हो जाता है एकदम से और नंदिता का दर्द जैसे गायब हो जाता है और नंदिता अपने पेट पर हाथ रख दिया और कहते हैं ऐसा लग रहा है कि दर्द था ही नहीं, पर अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा था, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरा बच्चा ठीक तो है ना, ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे को कुछ हुआ है। ये सुनकर रेहान उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है शांत रहो, इतना हाइपर मत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, बच्चा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, बस ये दर्द हो जाता है प्रेगनेंसी की वजह से। ये सुनकर वह गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने पेट को देखने लगती है और फिर अपने सर पर हाथ रख देती है और कहती है मुझे दर्द हो रहा था सच में बहुत ज्यादा। ये सुनकर रेहान उसके होठों पर उंगली रखकर उसकी कान में सेडक्टिव वॉइस में बोलता है पर मैं तुम्हें इस दर्द को भुलाने के लिए दूसरा दर्द दे सकता हूं जिसमें तुम्हें भी दर्द के साथ सुकून भी मिलेगा, दोनों के दोनों एक साथ। ये सुनने के साथ ही साथ उसके गाल लाल हो जाते हैं और वह रेहान को देखने लगती है। क्या होने वाला है इसके बाद? क्या रेहान और नंदिता का बच्चा जो इस दुनिया में नहीं आया उसके इस दुनिया में आने से बहुत ज्यादा तबाही होने वाला है? किस लिए रेहान अपने ही बच्चे को मारना चाहता है?
क्या होगा जब नंदिता को अपने बच्चों के बारे में ये सब पता चलेगी? क्या नंदिता का मकसद अब अधूरा ही रह जाएगा अपने बच्चों के लिए? और क्या रेहान और नंदिता पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं? और क्या हुआ था नंदिता के अतीत में? जानने के लिए देखते रहिए। एपिसोड 19 तैयार भी हो जाए मुझसे प्यार करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन सुबह रेहान नहाकर वॉशरूम से बाहर निकलता है और उसके छोटे वाले छोटे बेटे का कमर में लपेटा हुआ टॉवल बार बार खुल रहा है। इससे उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वह अजीब तरीके से टॉवल को कमर में लपेटकर पेंगुइन की तरह चलते हुए आ रहा था। तभी अचानक वह नीचे गिर जाता है अपने ही टॉवल में उलझकर और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। और उसकी रोने की आवाज सुनकर नंदिता जो सो रही थी वह आंखें खोल देती है और जल्दी से उठकर अपने बच्चों के पास आ जाती है और उसे गले लगा कर कहती है, क्या हुआ बच्चा? ये बोलकर वह देखने लगती है उसे चोट वोट लगा है कि नहीं। उसे चोट नहीं लगा था, बस उसे गुस्सा आ रहा था, इस टॉवल की वजह से बार बार उतार रहा था। ये सब देखकर रेहान कहता है उसे कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर नंदिता उसे पर चिल्लाते हुए कहती है, इससे कुछ नहीं हुआ है, ये रो क्यों रहा है? ऑब्वियसली इस चोट लगा है, इसलिए रो रहा है। मेरा बच्चा इतनी आसानी से नहीं रोता है। ये सुनकर रेहान कहता है, उससे पूछ लो कि वह रो रहा है। ये सुनकर वह अपने बच्चों को देखते हैं और पूछती है, तुम रो क्यों रहे हो? ये सुनकर वह टॉवल को दिखाते हुए कहता है, ये खुल रहा है, उनका तो नहीं खुल रहा है, पापा का भी नहीं खुला, मेरा क्यों खुल रहा है? मुझे शर्म आ रहा है। ये सुनकर नंदिता हंसती यार कहती है, अच्छा इतनी जल्दी शर्म आ रहा है? बस 2 ही साल के हो, बुढ़े नहीं हो गए हो, शर्म आ रहा है? ये बोलकर वह ध्यान से उसे टॉवल को पहना देती है और कहती है, चलो अब कपड़े बदल लूं। ये सुनकर वह मुंह बनाकर कहता है, अगर उतरना ही था तो पहनाया क्यों? अपने छोटे बेटे की बात सुनकर वह हंसते हुए कहती है, क्योंकि तुम्हें उलझन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए तुम्हें सेटिस्फैक्शन दिलवाने के लिए ही ऐसा किया है। चलो अब ज्यादा बातचीत मत करो, जाकर तैयार हो जाओ, नाश्ता करना है और बाहर जाना है हमें। ये सुनकर रेहान हैरानी से कहता है, कहाँ जाने का प्लान है? बिना मुझे बताए? नंदिता गुस्से से कहती है, मुझे तुम्हें बताना जरूरी नहीं लगता है मैं कहाँ जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। ये शादी एक समझौता है, बाकी तुम्हें ज्यादा मेरे साथ अटैचेड होने की जरूरत नहीं है। नंदिता की बातें सुनकर रेहान को गुस्सा तो काफी आ रहा है, पर वह अपने गुस्से पर काबू करके कहता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पर इतना भी क्या गुस्सा होना मैंने किया है? तुम बार बार मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती हूँ। ये सुनकर वह कुछ सोचकर कहती है, जाने दो, अभी मुझे भी बहुत काम करना है। वह इतना बोल ही रही थी कि अचानक रेहान का फोन बजता है और वह फोन को देखा है तो ये कॉल उसे राजवीर ने किया था। वह कॉल उठा लेता है और उसे पर से राजवीर कहता है, कहाँ हो तुम? ये सुनकर वह कहता है, मैं तो घर में हूँ, कहाँ जाऊंगा? राजवीर कहता है, मुझे तुमसे थोड़ा बात करना है, जरूरी मामले में, जल्दी से आ जाना, मैं उसी जगह इंतजार कर रहा हूँ जहाँ पर हम मिलते हैं। ये सुनकर रेहान कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वह फोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर एक सच में गुम था और वह भी एक जंगल वाले ब्रिज पर खड़ा है। सामने एक बड़ी काली गाड़ी रखा हुआ था और पत्ते झड़कर नीचे गिर रहे थे और पूरे रास्ते में बिछे हुए थे। अभी सारे पत्ते सूख चुके थे और नीचे गिर रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रहा है और वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। तभी अचानक उसका फोन बजता है और वह फोन उठा लेता है और उसे पर से कोई कहता है, वह नहीं मिली हमें, हमने बहुत ढूंढा, पूरे शहर में ढूंढ लिया, ना तो वह बच्चा दिखा हमें, ना तो वह मिले। ये सुनकर राजवीर कसकर हाथों की मुट्ठी बना लेता है और एक गहरी सांस लेता है और सोचने लगता है, 3 साल पहले क्या हुआ था। राजवीर, रेहान और कुणाल तीनों ही बेस्ट फ्रेंड है और जहां पर भी जाते हैं वह तीनों साथ साथ ही जाते हैं और यह वही टाइम था जब उन तीनों ने सिंगिंग स्टार्ट कर दिया था और 3 साल के अंदर वह इतना फेमस हो गया कि पूरी दुनिया में उनके चर्चे थे। और इस टाइम ना जाने कहाँ खोया खोया रहता है रेहान के पास उनके लिए वक्त भी नहीं था और कुणाल भी किसी काम में बिजी था इस टाइम और अब वह अकेला पड़ चुका है और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके मम्मी ने उसे गांव भेज दिया था। वह भी जबरदस्ती, उसे गांव में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ पर आकर बस उसे गुस्सा आता है, पर वह करता तो क्या करता, मम्मी ने भेजा था इसलिए गांव में रहना भी जरूरी है। उसे कम से कम 1 महीने से भी ज्यादा गांव में रुकना था क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि रेहान और कुणाल 1 महीने में उससे बात करेगा। वह अकेला पड़ चुका है, वह क्या ही करता। गांव में आज उसने अपना पहला कदम रखा था। वह गाड़ी से उतरता है क्योंकि सामने वह ऐसे नहीं जा सकता है, उसे पैदल ही चलना था। ये रास्ता मिट्टी का है और काफी छोटा सा है इसलिए गाड़ी नहीं जा सकता है। उसे गुस्सा भी आ रहा था पर वह अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए मैप में लोकेशन देखते हुए चल रहा था और काफी दूर पैदल चलने के बाद काफी कीचड़ वाले गड्ढे वाले रास्ते पर करने के बाद उसे एक घर दिखता है जो काफी बड़ा सा था। शायद इस गांव में सबसे बड़ा घर यही है, बाकी सारे घर मिट्टी के हैं या ज्यादा से ज्यादा छोटे हैं, पर यह बहुत ही बड़ा घर है और आलीशान भी लग रहा है। वह घर के सामने आकर रुकता है, तभी घर में से एक औरत निकलती है जो काफी खूबसूरत थी और उनके साथ एक आदमी भी निकलता है। वह भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और उनका शक्ल थोड़ा थोड़ा राजवीर से मैच करता है या उनकी शक्ल राजवीर से मैच करता है। तभी वह औरत राजवीर को देखकर भागते हुए उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती और कहते, मेरा बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रही थी।
ये सुनकर वह मुस्कुराकर कहता है, अरे मम्मी मैं आ गया हूँ ना, अब मुझे आराम करना है, मेरे पैर दुख रहे हैं, इतना कभी नहीं चला हूँ मैं, इसलिए मुझे गांव में आना बिल्कुल पसंद नहीं है और आप लोग पहले ही आ गए और मुझे भी लेकर नहीं आए, ऐसे अकेले मुझे भिजवाया, गुस्सा आ रहा है आप दोनों पर। उसने इतना कहा है ताकि अचानक उसे काफी सारी औरतों की आवाज सुनाई देता है और वह पीछे देखा है तो पीछे काफी सारे औरतें खड़े थे हाथ में फूलों की थाल लेकर और उनके साथ के दादाजी दादीजी चाचा चाचा उसके कजिन सब थे। वह अपने कजिन को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है, तुम सारे के सारे यहाँ पर। यह सुनकर वह सब अपना बोरिंग चेहरा बनाकर कहते हैं, हाँ हम सबको बुला लिया है इन्होंने जबरदस्ती, वरना कौन ही इस गांव में आना चाहता है, इस भूत वाले गांव में। तभी दादी जी उसके सर पर डंडा मारते हुए कहते हैं, ये भूत वाला गांव नहीं है, गांव में आने में क्या बुराई है, यहाँ पर ही तुम लोग पैदा हुए हो। ये सुनकर वह अपने सर पर हाथ खरीदते हुए कहता है, दादी जी बस करो, मर जाऊंगा मैं, जब से आया हूँ डंडे पर डंडा बरसा रहे हो। उसकी बातें सुनकर सभी हंसने लगता है। इधर चाची कहती है, अरे वह इतनी दूर से आया है, उसे अंदर लेकर चलो, खाना पानी खिलाओ, चलो जल्दी से सब अंदर चलो। ये सुनकर राजवीर एक गहरी सांस लेता है और अंदर चला जाता है। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है, यह उसकी नई गर्लफ्रेंड ने किया था मैसेज और बहुत सारे प्यार वाले इमेज भेजे थे। वह उसे देखा है और रिप्लाई देने की कोशिश करता है पर टावर ही नहीं चल रहा था। अब उसका फोन भी काम करना बंद कर चुका है क्योंकि यहाँ पर टावर ठीक से काम नहीं करता है, ये गाँव है। उसका मन कर रहा था गुस्से से फोन को फेंक दे पर वह ऐसा नहीं कर सकता है। वह मजबूरन फोन को जेब में रखकर अंदर आ जाता है और फिर उसकी मम्मी उसे कमरे में भिजवा देता है और कहती है, नहाकर आराम करो, मैं खाना भिजवा रही हूँ। ये सुनकर वह कहता है, ठीक है मम्मी, अच्छा कुछ भिजवाना, बहुत भूख लगा है। ये बोलकर वह अंदर चला जाता है। वह काफी सालों बाद इस वाले कमरे में आया था, यहाँ पर उसकी बचपन की तस्वीर लगा हुआ है और कमरा इतना खूबसूरत है, पता ही चल रहा है कि उसकी मम्मी ने सब कुछ ध्यान से रखवाया है। वह अपनी फोटोज को छूता है और फिर वॉशरूम चला जाता है। ये गाँव है और यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा फैसिलिटी किसी को भी नहीं था, पर वह गाँव के सबसे अमीर खानदान से बिलोंग करता है तो ये सब नॉर्मल है फैसिलिटीज, ऊपर से वह कमाता भी बहुत है। वह नहाने चला जाता है और 2 घंटे तक तो बाहर ही नहीं आता है और अब तक शाम हो चुका है। चांद की रोशनी हर जगह बिखर चुका है। उसके कमरे के पर्दे खुले हुए थे जिसमें से ठंडी हवा आ रहा है। वह नहाकर बाहर आता है गुस्से से, यह बोलते हुए, न जाने किस मुसीबत में आकर फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। इससे तो अच्छा वहां पर था, कम से कम मेरी साड़ी के सारे गर्लफ्रेंड तो थे, रात में तो एंजॉय करता था मैं, पर यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर तो कोई लड़की है ही नहीं ऐसी वैसी मेरी टाइप की। कितना बेकार जगह है, काश कोई खूबसूरत अप्सरा मिल जाए जो तैयार भी हो जाए मुझसे प्यार करने के लिए। और अचानक उसके मुंह से चिक निकल जाता है और वह नीचे देखा है। नीचे उसे एक लड़की बैठी हुई दिखती है जिसके बाल सामने की तरफ झुके हुए थे और उसके हाथ लाल लाल हो चुके थे और उसने सफेद ड्रेस पहन कर रखा है और उसके बाद इतने लंबे और कल थे कि सब उसे चुड़ैल ही समझ ले और ऊपर से उसमें से इतनी ज्यादा खुशबू आ रहा है, इससे लोगों को लगेगा ही यह चुड़ैल है। इधर उसकी चीख सुनकर वह लड़की अपने बालों को पीछे की तरफ करके अपने सर को उठाकर सामने देखी और तभी चांद की रोशनी उसके चेहरे पर गिरता है और राजवीर मधोशी से उसे लड़की को देखने लगता है जो इतनी मासूम और इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसके मासूमियत पर खुद को कुर्बान कर दे। वह बिल्कुल खूबसूरत अप्सरा है, ऊपर से इसे चांदनी रात में उसका मखमली बदन चांद की तरह चमक रहा है और वह ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी थी, ज्यादा से ज्यादा 18 साल की होगी या 19 की। वह लड़की थोड़ी डालते हुए उठ जाती है और माफी मांगते हुए कहती है, माफ कर दीजिए, ये बोलकर वह वहां से भाग जाती है। और तभी वहां पर दादी और राजवीर की मम्मी भागते हुए आती है और डरते हुए कहते हैं, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे थे। ये सुनकर राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मम्मी, वह बस एक खूबसूरत सी बिल्ली, अच्छी सफेद, इस वजह से चिल्लाया, अगली बार आएगी तो मैं उसे पकड़ लूंगा। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए चांद को देखने लगता है और उसकी मम्मी कहती है, पागल डरपोक कहीं का, इतना बड़ा हो चुका है फिर भी डर रहा है, तेरे लिए खाना बना रहे थे, खाना छोड़कर आना पड़ा यहाँ पर, अब जला हुआ खाना तू ही खाएगा। ये बोलकर दोनों चले जाते हैं गुस्से से और उन्हें ज्यादा देखकर वो बस मुस्कुरा देता है और बिस्तर पर लेट जाता है। उसके चेहरे के सामने बार बार उसे हसीन लड़की का चेहरा आ रहा है। कुछ देर बाद वह तैयार होकर नीचे आ जाता है और डाइनिंग टेबल के पास जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और तभी वही लड़की किचन से खाना लेकर बाहर निकलती है और फिर खाना टेबल पर रख देती है। वह तो हैरान था इस खूबसूरत लड़की को देखकर। अब उसके हाथ में वह लाल लाल चीज नहीं लगा हुआ था, उसने अपने बाल भी जोड़ में बांध लिए हैं। राजवीर उस लड़की को देखकर मन में गुनगुनाते हैं, लाखों चेहरे मिले पर कोई ना मिला, तेरे जैसा एक मिला है तो, और ना मिला तेरे जैसा भी। उसकी मम्मी प्लेट में खाना निकाल कर देते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या सोच रहा है तू। ये सुनकर उसके मुंह से निकल जाता है, मम्मी वो सफेद पटियाला सूट वाली कौन थी। यह सुनकर उसकी मम्मी उसे खाना देते हुए कहती है, अरे वह तो सृष्टि है, हमारे यहाँ काम करती है। उसकी मम्मी भी काम करती है पर अभी उसकी तबीयत खराब है इसलिए वहीं आती है, चलो बातचीत करना बंद कर खाना खा ले। ये बोलकर उसकी मम्मी वहां से चली जाती है और वह अपनी गाल पर हाथ रख देता है और कहता है, सृष्टि, मेरी सृष्टि, मन कर रहा है तुम्हें बाहों में भर लूं।
उसके बाद वो सृष्टि को देखते हुए खाना खाता है। इधर सृष्टि जो कि तरह तरह के मसाला पीस रही थी वहां से कुछ ही दूरी पर सिलबट्टे पर, क्योंकि यहाँ पर बिजली का प्रॉब्लम बहुत होता है इसलिए मसाला ऐसे ही पीस जाता है। काफी मसाला पीसने के बाद वो सारे डब्बे में मसाला भरकर रख देती है किचन में, पर राजवीर बस उसे ही देख रहा था और यह बात उसने नोटिस कर लिया था। उसे घबराहट भी बहुत हो रहा है क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़के ने उसे ऐसे नहीं देखा था जैसे राजवीर देख रहा है। कुछ देर बाद सृष्टि सारा काम धाम खत्म करके अपने कमरे में जाने लगती है और अब तक सभी सो चुके थे और वही काम कर रही थी, पर उसके अलावा कोई और बता दो जगह हुआ है और उसी के ही दीदार के लिए तड़प रहा है। इसके बारे में उसे पता है पर उसे घबराहट हो रहा है बहुत ज्यादा। वो घबराते हुए जा रही थी पीछे देखते हुए, अचानक वो किसी के मजबूत सीने से टकरा जाती है और भी नहीं बल्कि होती है कि कोई उसके कमर को थाम लेता है और उसे पकड़ लेता है और वो सर को सामने घुमाकर सामने वाले लड़के को देखते हैं और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसके सामने राजवीर मुस्कुराते हुए वैसे देख रहा था। उसने आज से पहले इतनी खूबारू नौजवान लड़के को कभी नहीं देखा। ये सच में काफी ज्यादा खूबसूरत नौजवान लड़का है। हल्की बियर्ड, गहरी नीली आंखें, दूधिया रंगत, लंबी हाइट, मस्कुलर बॉडी और सुनहरे बाल स्टाइल से बिखरे हुए थे। और उसने अभी ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट पहन कर रखा था और उसने जो बेल्ट पहन के रखा था उसमें एक रोग लगा हुआ है जो काफी चमकदार है और काफी डरावना भी, पर अच्छा लग रहा था। वो तो बस राजवीर को देखे जा रही थी और राजवीर भी उसे देख रहा था। दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे में खो चुके थे। तभी कुछ टूटने की आवाज आता है और दोनों ही होश में आते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सृष्टि भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसे जाता देखकर राजवीर मन में कहता है, तुम्हें तो मैं अपने बाहों में लाकर रहूंगा, कितनी भी भागने की कोशिश करो जान। ये बोलते हुए वो सामने देखता है, सामने उसकी दादी खड़ी थी और अपने चश्मे को ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ उसकी दादी ने नहीं देखा वरना परेशानी हो जाता। वो जाकर चश्मा ढूंढ देता है और दादी कहती है, क्या हुआ, इतनी रात को क्या कर रहे हो। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, दादी आपका ही इंतजार कर रहा हूँ, चलो प्यार मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर दादी उसे डंडे से मारते हुए कहती है, शर्म कर ले पागल लड़के, तेरे दादाजी को पता चला ना, डंडे से तेरे खाल उधर देंगे, तेरे दादाजी को पसंद नहीं है चाहे कोई भी, तू भी मेरे करीब आए। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, दादाजी कितने रोमांटिक है, तभी तो मेरे मम्मी के 4 भाई है और 3 बहन। ये बोलकर वो हंसते हुए भाग जाता है और उसे हंसता देखकर दादी जी गुस्से से उसकी तरफ अपने डंडे को फेंक दिया और कहते हैं, पागल लड़के। दूसरी तरफ सृष्टि उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ चुका है, उसके गाल भी लाल हो चुके हैं, शायद वो पसंद करने लग गई थी। पहले ही नजर में राजवीर को उसने सुना था कि घर के छोटे पोते आने वाले हैं और उसे अच्छे से उनका ख्याल रखना है, स्वागत करना है, पर उसे क्या पता था वह अपना दिल हर देगी पहले ही बार में। अभी उसे आए हुए कितने ही घंटे हुए थे, पर इन कुछ घंटे में है उसने अपना दिल हर दिया था। वो अपने धड़कनों पर काबू करके कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। इधर सीढ़ियों के ऊपर खड़ा राजवीर भी उसे देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, बस कल तुम मेरी बाहों में होगी, कल पूरा दिन है तुम्हें मनाने के लिए, चलो तुम्हारे साथ यह 1 महीना अच्छे से गुजरेगा, बस तुम तैयार हो जाओ। पर लगता नहीं है तुम्हें पाना इतना आसान है, पर उस चीज में मजा ही क्या है जो आसानी से मिल जाए। ये बोलते हुए वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह सृष्टि नहाकर छत पर आई थी कपड़े सुखाने। आज उसने नीले कलर का साड़ी पहनना है जिसमें उसकी पतली सी कमर अच्छे से दिख रहा है, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी आज। दूसरी तरफ राजवीर पूरे घर में सृष्टि को ढूंढते हुए छत पर आ जाता है और सृष्टि को ढूंढने लगता है। तभी उसे सृष्टि दिख जाती है। वो कपड़े सुखा रही थी, अपने बालों को टोली ऐसे बांध के रखा था और उसकी पतली सी कमर जो चमक रहा है उसमें से अलग ही खुशबू आ रहा है। उसका मन कर रहा है जाकर उसके कमर को पकड़ ले, पर वो अभी ऐसा कैसे कर सकता है, उसके लिए परमिशन लेना तो जरूरी था, पर उसे अभी से मानना था। वो एक बार ट्राई कर सकता है, अगर ये लड़की मान जाए तो। ये सोचकर वो उसके पास चला जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसके ऐसा करने से सृष्टि डर से पीछे मुड़कर उसे देखते हैं और दूर जाने लगती है। उसे दूर जाता देखकर राजवीर उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और उसे अपने करीब खींचकर गहरी आवाज में कहता है, क्या हुआ तुम्हें। वो कुछ नहीं बोलते, जिससे राजवीर को लगता है कि यह बोल नहीं सकती है क्योंकि जब से वो आया है सृष्टि को बोलते हुए देखा ही नहीं था। शायद ये लड़की बोल नहीं सकती है। ये सोचकर वो कहता है, क्या तुम बोल नहीं सकती हो। सृष्टि उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहती तो राजवीर को पूरा यकीन हो जाता है ये बोल नहीं सकती है। इसलिए वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, ना जाने भगवान इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ ऐसा क्यों करता है, इतनी खूबसूरत वोट दिए हैं पर इन होठों में वो बात कहाँ जो इन फोटो के हिलने से आता है। उसकी ऐसी बात सुनकर सृष्टि अपनी मीठी सी आवाज में घबराते हुए कहती है, आप कहना क्या चाहते हो। ये सुनकर राजवीर हैरानी से उसे देखा है और उसे याद आता है कल जब वो आया था, पहली बार वो दोनों मिले थे, तब उसने माफी मांगा था, उससे वो भूल कैसे सकता है। ये सोचकर वो मन ही मन मुस्कुराता है और फिर सृष्टि को देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे एक बात कहना है। सृष्टि अपने सर को नीचे झुका लेती है और कहते, क्या बात करना है आपको। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और कहते हैं, पर आपको मुझ में क्या देखा है, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, बहुत सारी खूबसूरत अमीर लड़कियां हैं, उनसे शादी कर लीजिए। ये बोलकर वह जाने लगती है, पर राजवीर उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, नहीं तुम ही हो वो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
ये सुनकर सृष्टि की आंखों में आंसू आ जाता है और सृष्टि बिना रुके एक झटके में से गले लगा लेती है और उसके सीने पर सर रख देती है। राजवीर खुद हैरान था, सृष्टि कैसा करने से उसे नहीं लगा था ये लड़की इतनी जल्दी मान जाएगी, इस मानना तो कितना आसान है। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या सच में सृष्टि से प्यार करता है राजवीर, या फिर अपने आदत से मजबूर राजवीर बस सृष्टि का इस्तेमाल करना चाहता है? और क्यों राजवीर इतने सालों बाद सृष्टि को ढूंढ रहा है? क्या होगा जब रेहान को पता चलेगा इस बारे में? और क्या सृष्टि अपने प्यार के चलते खुद को सौंप देगी प्लेबॉय राजवीर को? जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 20 शिकार और शिकारी। और वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। राजवीर को गले लगाकर सृष्टि खड़ी थी, उसके गाल लाल हो चुके थे और राजवीर भी मुस्कुराते हुए से देखा है और उसे खुद से दूर कर कर कहता है सब देख लेंगे, अभी नहीं, रात में तुम मेरे कमरे में आ जाना। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और कहती है नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे यह सही नहीं लग रहा है। ये सुनकर राजवीर उसके गाल को छूते हुए कहता है तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? ये सुनकर वह नजरों को चुराते हुए कहती है नहीं। राजवीर मुस्कुराता है आ जाना, फिर दिन में तो ऐसे नहीं मिल सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, और अगर रात में तो मेरे कमरे में आ जाती हूँ तो किसको पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर सृष्टि हैरानी से कहती है पर आप तो शादी करना चाहते हो ना मुझसे, तो फिर बात क्यों नहीं करते? राजवीर कहता है वो इसलिए बिकॉज मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, 1 महीना हम एक साथ रहते हैं, उसके बाद देखते हैं ना। ये सुनकर वो मुस्कुरा कर कहती है ठीक है। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। वो इतनी भोली भाली और मासूम लड़की थी कि कोई भी उसे आराम से फंसा ले, और अब राजवीर भी ऐसा ही कर रहा है, उसके मासूमियत का फायदा ले रहा है। दूसरी तरफ सृष्टि काफी खुश थी, अब फाइनली उसकी भी शादी होने वाला है। असल में उसकी मम्मी बीमार रहती है, उसके पास पापा नहीं है, अगर उसकी मम्मी को कुछ हो जाता है तो वो कहाँ जाएगी और उसकी शादी भी करवाए, और वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है। अगर राजवीर से उसकी शादी हो जाता है तो राजवीर क्या पता उसकी मम्मी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा उसे बहुत प्यार करे। वैसे भी राजवीर इतना अच्छा है, वो धोखा नहीं देगा उसे। ये सोचकर सृष्टि काफी ज्यादा खुश थी। वो पूरे दिन में सारा काम खत्म कर लेती है ताकि रात में वो राजवीर के पास जा पाए। हालांकि उसे थोड़ा घबराहट हो रहा है, वो पहली बार किसी लड़के के कमरे में ऐसे जाएगी, इसलिए उसे घबराहट हो रहा है, पर जाना था उसे। वो सारा काम कर लेती है, जिसे देखकर दादी कहते हैं आज इतनी जल्दी क्यों सारा काम कर लिया? ये सुनकर वह हाथों को मलते हुए कहती है क्योंकि मुझे आपके साथ टीवी देखना है। ये सुनकर दादी जी कहते हैं ओ अच्छा ठीक है। वो डरते हुए अपने सीने पर हाथ रख देती है क्योंकि उसे डर लग रहा था अगर दादी जी को पता चल गया तो उसने झूठ बोला था राजवीर के लिए। हालांकि उसने जिंदगी में पहली बार झूठ बोला है, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला है, पर उसने राजवीर के लिए पहली बार झूठ बोला है। डर तो उसे लग रहा था। ऐसे ही पूरा दिन भी जाता है और शाम भी कर रात हो जाता है और सभी डिनर करके अपने अपने कमरे में जा चुके थे और सो चुके थे। इधर राजवीर जगा हुआ इंतजार कर रहा है सृष्टि का। इधर सृष्टि घबराते हुए सबसे छिपते छुपाते राजवीर की कमरे की तरफ आ जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। इधर उसे देखकर राजवीर लाइट ऑफ कर देता है और फिर पर्दों को खोल देता है और खिड़की भी बंद कर देता है। उसे ऐसा करता देखकर सृष्टि डरते हुए कहती है अपने लाइट क्यों ऑफ किया? सुनकर राजवीर उसके करीब जाते हुए कहता है इसलिए ताकि किसी को पता ना चले, वरना सब क्या समझेंगे, तब तुम्हें ही गलत समझेंगे कि तुम इतनी रात को एक लड़के के कमरे में आए हो मिलने। ये सुनकर सृष्टि को सही लगता है कि सब उसे ही गलत समझेंगे, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। इधर राजवीर कैंडल जलता है और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे बिस्तर पर ले जाकर बिता देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है और उसके हाथ को चूमते हुए कहता है कितने साल की हो तुम? ये सुनकर वो शर्माते हुए कहते हैं 19 साल की हूं मैं। उसकी बातें सुनकर राजवीर मन ही मन बोलता है उतनी भी छोटी नहीं हो तुम, जितना सोचा था सही है, अब मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। ये सोचकर राजवीर उसे गले लगा लेता है और उसके गर्दन को चूमते हुए कहता है तैयार होना। वह हैरान हो जाती है और कहती है किसके लिए? राजवीर मुस्कुराकर कहता है प्यार करने के लिए। वह हैरानी से कहती है क्या ये जरूरी है? राजवीर कहता है हाँ जरूरी है, तभी तो मुझे पता चलेगा तुम बेगुनाह हो। राजवीर की बातें उसे बिल्कुल समझ नहीं आता है और वह हैरानी से कहती है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो। ये सुनकर राजवीर उसे समझाते हुए कहता है प्यार करना चाहता हूँ। वो मासूमियत से कहती है वो कैसे करते हैं? वो मुस्कुरा कर कहता है थोड़ा दर्द होगा तुम्हें। ये बोलकर राजवीर उसके होठों के करीब आने लगता है। सृष्टि को डर लग रहा था इसलिए वह पीछे हटने लगती है तो राजवीर उसे कसकर पकड़ लेता है और अपने करीब खींचकर कहता है डरो मत, मुझे प्यार करने दो। वो अपने सर को नीचे झुका लेती है और कुछ नहीं कहती तो राजवीर उसके बालों के साथ खेलते हुए कहता है बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझ पर भरोसा रखो। ये बोलकर राजवीर उसके होठों के करीब आकर उसके होठों में अपना होंठ रख देता है और धीरे धीरे उसे चूमना लगता है। वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट किस कर रहा था उसे और सृष्टि को भी यह काफी अच्छा लग रहा था। वह भी राजवीर के शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और राजवीर मुस्कुराता है और फिर उसे अपने और करीब खींचकर उसके ब्लाउज की डोरी को खोल देता है और उसके बाद उसके साड़ी के पल्लू को खींचकर उसके सीने के पास से अलग कर देता है। वह घबराकर राजवीर को धोखा देकर दूर चली जाती है तो राजवीर उसे अपने करीब खींचकर कहता है डरो मत, यह जरूरी है। ये सुनकर वो डरते हुए कहती है पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। राजवीर कहता है पहले तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा पर बाद में सब ठीक हो जाएगा।
वो राजवीर की बात मान जाती है और चुपचाप राजवीर जो कहना चाहता है वो करने देती है। राजवीर उसके साड़ी को उसके बदन से अलग कर देता है और फिर उसके ब्लाउज को भी खींचकर खोल देता है और धीरे धीरे उसके सीने को चूमने लगता है और उसके ऐसा करने से सृष्टि और भी ज्यादा मदहोश होने लगती है और कसकर उसके शर्ट को पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद राजवीर उसे लेटा देता है और उसके बाकी कपड़े भी उतार देता है और उसके लोअर इनरवे को भी उतार देता है और फिर उसके थाई पर हाथ रखता है और धीरे धीरे सहलाने लगता है। उसके ऐसा कहने से सृष्टि के मुंह से आहें निकलने लगे थे और यह सुनकर वो और भी ज्यादा मदहोश हो रहा था, पागल सा हो रहा था प्यार करने के लिए। कुछ देर बाद राजवीर उसके होठों को चूमने लगता है और उसके होठों को चूमते हुए थोड़ा दूर होता है और उसके कान में कहता है, नाउ यू विल फील अ लिटिल पेन। ये सुनकर सृष्टि उसे हैरानी से देखती है और राजवीर बस मुस्कुराता है और फिर अपने शर्ट के बटन खोलते हुए उसे देखा है और फिर अपने शर्ट के खलकर साइड में फेंक देता है और फिर अपना बेल्ट खोलने लगता है। उसके ऐसा करने से सृष्टि डर से उठकर बैठ जाती है, जिसे देखकर राजवीर फिर से उसे लेट देता है और कहता है, चुपचाप ऐसे ही रहो, उठो मत। वो डरते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है। राजवीर उसके होठों पर हाथ रखता है और अपने बेल्ट को एक हाथ से फेंक देता है साइड में और फिर उसके दोनों गाल पर हाथ रखकर उसके होठों पर अपना होंठ रखकर बहुत प्यार से उसे चूमने लगता है। उसके चूमने में इतना प्यार था कि सारा डर भूल ही जाती है सृष्टि और साथ देने लगते हैं उसका। कुछ देर बाद राजवीर अपना भी लोअर इनरवे उतार कर फेंक देता है और फिर उसके पैरों को अपनी कमर पर लपेट लेता है और उसके कान में कहता है, तैयार हो जाओ। ये बोलकर राजवीर उसके होठों पर अपना होंठ रख देता है और इस बार काफी डीप उसे किस करने लगता है और एक झटके में उसमें समा जाता है और उसके ऐसा करने से सृष्टि दर्द से उसे अपने ऊपर से हटाने लगती है। उसके मुंह से चीख निकल जाता, अगर राजवीर उसे किस नहीं करता तो। उसे बेहद दर्द हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि वह मर जाएगी इस दर्द से, पर राजवीर उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो उसके अंदर समाकर 2 मिनट के लिए रुक जाता है और प्यार से उसके कमर को सहलाते हुए कहता है, शांत रहो बच्चा, डरो मत, कुछ नहीं होने वाला है, सब ठीक हो जाएगा, बस ये दर्द थोड़ी देर के लिए है, कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम बस बहुत ज्यादा डर रही हो। ये सुनकर वो शांत होने लगती है और आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगती है और राजवीर उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवाने लगता है। उसे पता था इसके लिए उसे झेल पाना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी वह नहीं छोड़ने वाला है अपने हाथ आए हुए शिकार को, बिकॉज उसे यहाँ पर 1 महीना रहना था और 1 महीना वो कैसे अकेले रह सकता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके कमर को कसकर पकड़ लेता है और उसके कान में धीरे से कहता है, अब और नहीं रोक पा रहा हूँ, बस अब बहुत हुआ, तुम थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लो, आज रात के लिए, कल से नहीं होगा। ये बोलकर वो प्यार करना शुरू कर देता है और उसके ऐसा करने से सृष्टि को और दर्द होने लगता है। वो दर्द से उसके कंधे पर अपने नाखूनों से नोचने लगती है और रोने लगती है। और जैसे जैसे रात गहरा हो रहा था वैसे वैसे राजवीर का प्यार भी गहरा होता जा रहा है। काफी घंटे बाद राजवीर उसे छोड़ता है और उसके ऊपर से हट जाता है और उसे गले लगाकर उसके सर को चूमता है और कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। वो रोते हुए कहती है, दर्द हो रहा है। राजवीर उसके गाल को थपथपा कर कहता है, ये दर्द बस आज के लिए है, कल से नहीं होने वाला है। ये सुनकर वो घबराते हुए कहती है, मुझे मेरे घर जाना है। राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, थोड़ी देर बाद चले जाना अपने कमरे में, सुबह होने में अभी टाइम है, थोड़ा आराम कर लो, यहाँ पर ऐसी हालत में तुम जा नहीं पाओगे, ये तुम्हारे लिए पहली बार है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। ये बोलकर वो बिस्तर पर सृष्टि की बेगुनाह की लाल रंगत देखने लगता है और मुस्कुराता है, उसे इतनी ज्यादा प्योर लड़की आज मिल गई। इधर काफी देर तक आराम करने के बाद वो उठकर बैठ जाती है और अपने कपड़े ढूंढने लगते हैं। उसे ऐसे उठना देखकर राजवीर भी उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ। वो घबराते हुए कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरे कमरे में जाना है। राजवीर कहता है, ठीक है चले जाना, अब तुम्हारा दर्द कम हुआ। वो कहती है, नहीं, साड़ी को अपने बदन पर लपेटकर भाग जाती है। वहां से उसे भगत देखकर राजवीर बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसका काम तो हो चुका था, उसे जो चाहिए था मिल चुका है, इसलिए उसे बहुत अच्छी नींद आने वाला है। वो बिस्तर पर लेट जाता है और सो जाता है। दूसरी तरफ अपने कमरे में पहुंचकर सृष्टि रोने लगती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है, उसे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था जो आज हुआ। रोते हुए अपने सर को पकड़ लेती है। अगले दिन सुबह राजवीर 10 बजे सोकर उठता है और फिर उठ कर फ्रेश होकर बाहर आ जाता है और सृष्टि को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे सृष्टि को देखना था। कल रात के बाद उसका मन कर रहा था कि सुबह भी अगर सृष्टि उसके बाहों में होती तो और प्यार करते हुए लेते, पर ऐसा तो नहीं हो सकता है। नाश्ते की सेज पर बैठकर आसपास देखते हुए किसी को ढूंढने लगता है, पर उसे वो दिखता ही नहीं। वो हैरानी से मन में बोलता है, ये सृष्टि कहाँ चली गई है। इधर सृष्टि जो राजवीर को देखकर दूसरी जगह छिप गई थी, कल रात के बाद वह सामने नहीं आना चाहती है राजवीर के, उसे बहुत डर लग रहा है। इसलिए वह फैसला करती है कि अब वो राजवीर के पास नहीं जाएगी, जब तक राजवीर है वह यहाँ पर काम पर भी नहीं आएगी। उसने ऐसा भी सोच लिया था, पर दादी ने उसे मना कर दिया था जाने के लिए, बना वो चली जाती घर। पूरा दिन वो राजवीर से बचते हुए ही गुजार देता है, इसलिए वो काम भी ज्यादा नहीं कर पाती। उसे बस राजवीर से बचाना था और यह बात राजवीर भी समझ चुका था कि यह लड़की उससे बचने की कोशिश कर रही है। अब उसे अपना दूसरा दावा चलना था, ताकि वो जितने भी दिन गांव में है अच्छे से रह पाए। वो ऐसे नहीं जाने दे सकता है अपने शिकार को।
इसलिए वो इंतजार करता है कब सृष्टि उसे अकेली मिले, पर सृष्टि तो कभी उसकी दादी के साथ, कभी उसके मम्मी के साथ, चाचा के साथ ही रह रही थी। जानबूझकर से गुस्सा भी आ रहा है, वो जानता है उसने कैसे अपने गुस्से को काबू करके रखा है। काफी देर बाद सृष्टि उसे अकेली में मिलती है, वह भी छत पर। वो कपड़ों को उठाने आए थे। वो सृष्टि को देखकर छत का दरवाजा बंद कर देता है और जल्दी से उसके पास जाकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है, और सृष्टि बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे धोखा देकर दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने लगती है, जिसे देखकर राजवीर उसके हाथ को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, तुम मुझसे दूर जा रही हो क्यों? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? तुम ऐसा कर रहे हो कि रात जो हुआ तुम्हारी और मेरी दोनों की मर्जी से है, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं किया है। ये सुनकर वो डरते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत गंदा लगा, बुरा लगा, हमें वह नहीं करना चाहिए था, हमने गलत किया। ये सुनकर राजवीर उसे अपने बाहों में भर लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, सृष्टि मेरी जान, तुम बहुत ज्यादा मासूम हो, तुम इतना नहीं सोचना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं है, शादी करने वाला हूँ तुमसे, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, थोड़ा तुम मुझ पर ध्यान दो। मुझे नहीं लगता तुमने मेरे साथ ये सब करके कुछ गलत किया है, हम दोनों नहीं गलत नहीं किया है, और मुझसे दूर मत रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। पूरा दिन मैंने कैसे गुजरा है तुम्हारे बिना ये बस मुझे पता है। ये सुनकर सृष्टि को बुरा लगता है कि वो कितना गलत कर रही थी राजवीर के साथ, उसे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद राजवीर उससे भी ज्यादा प्यार करता था उसे। ये सोचकर वो रोते हुए कहते, माफ कर दीजिए, वो मैंने ऐसा किया आपके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत बुरी हूँ। ये सुनकर राजवीर मुस्कुराता है और कहता है, जान तुम बुरी बिल्कुल नहीं हो, तुम बहुत मासूम हो, पर आज ऐसा मत करना, जब सब सो जाएंगे तब मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पूरा दिन तुमसे दूर रहा हूँ, रात में तो नहीं रह पाऊंगा, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं ये दूरी। ये सुनकर वह मुस्कुराकर रहती है, ठीक है मैं आ जाऊंगी, अब बिल्कुल फिक्र मत करिए। यह बोलकर वह जल्दी से नीचे चली जाती है काम करने के लिए और सारा काम कर लेती है और उसके बाद खाना बना लेती है। और फिर सबका खाना होने के बाद जब सब सो जाते हैं, वह राजवीर के कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर देखती है राजवीर खिड़की के पास बैठा हुआ है और चांद को देख रहा है। वह राजवीर के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और राजवीर भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपने गोद में बिठा लेता है। और उसके बाद दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं प्यार करने में, और यही सिलसिला अब रोज का होने लगता है। दोनों मिलने लगते हैं रोज रात एक दूसरे से, एक भी रात ऐसा नहीं जाता कि वो लोग मिले नहीं थे। और ऐसे ही एक महीना बीत जाता है और इन एक महीने में अब सृष्टि पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी राजवीर के प्यार में, पर उसे पता नहीं था राजवीर बस उसका इस्तेमाल कर रहा है। और आज वो दिन आ चुका था जब राजवीर यहाँ से जाने वाला है। सृष्टि रोते हुए राजवीर को गले लगाकर कहती है, मत जाइए ना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। राजवीर प्यार से उसके सर को चूमता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम बस मेरा इंतजार करना। यह मेरा फोन नंबर है, जब भी मौका मिले मुझे कॉल करना, मैं तुरंत उठा लूंगा और बात करूंगा तुमसे। ये सुनकर वह खुश हो जाती है और कहती है, यह आपका नंबर है। ये बोलकर वो उदास हो जाती है और कहती है, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। राजवीर मुस्कुराता है और उसे अपना पुराना फोन देते हुए कहता है, इसे ले लो, किसी को मत बताना फोन के बारे में। ये बोलकर वो उसे गले लगाता है और अपना सामान लेकर वहां से निकल जाता है। वैसे भी आज उसका कॉन्सर्ट भी होने वाला है। इधर अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और कब एक और महीना बीत जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। पर एक महीने में राजवीर ना तो सृष्टि का कॉल उठाता है, ना तो उसे खुद कॉल करता है, जैसे उसने पूरा रिश्ता ही तोड़ दिया था सृष्टि से। इसकी वजह से सृष्टि को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगता है। उसे इतना तो समझ आ चुका है कि बुरी तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से डिप्रेशन के चलते वह ना तो ठीक से खाना खाती, ना तो कुछ भी करते। उसकी माँ भी ठीक हो चुकी है पर वह अब ठीक नहीं थी। उसकी हालत अब इतना खराब हो चुका है कि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है और पता चलता है कि वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। क्या होने वाला है इसके बाद? क्या राजवीर लौटकर आएगा सृष्टि के लिए, या फिर राजवीर ने बस सृष्टि का इस्तेमाल किया है? क्या होगा जब रेहान को पता चलेगा इस बारे में? क्या रेहान दोस्ती तोड़ देगा राजवीर से? क्या राजवीर आज इतने सालों बाद इसी बात को सोचकर ही अफसोस कर रहा है? राजवीर सब कुछ रेहान को बताना चाहता है। जानने के लिए देखते रहिए।